ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है। और फिर मैं कहूंगा, जब धर्म और राजनीति आपस में मिल जाते हैं तब मानवता के आशियाने जलाए जाते हैं। मैं मनीष साहनी के पास जाऊंगा। मनीष जी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को फर्जी बोला है। फर्जी शिवसेना है आपकी, ये मैं नहीं कह रहा, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जी का ही मैं माननीय प्रधानमंत्री कह रहा हूं, चाहे वो अभी कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं, मगर फिर भी माननीय कह रहा हूं, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और ये बौखलाहट है। देखिए, बीजेपी के बिल्कुल ये सच्चाई है, ये तो हमारे पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे भी कह रहे हैं। जिस जहां पर जाकर, जिस मातोश्री में जाकर वो नतमस्तक होते थे, एक तरफ वो कहते हैं ये वही मातोश्री है, ये वही शिवसेना है जिसने मुझे जो है हर मुश्किलों से बचाया, कभी भी शिवसेना पर मुश्किल आएगी तो मैं एहसान उतारूंगा, और अगले दिन उनके बयान जो है वो बदल जाते हैं। बीजेपी के तमाम नेता झूठ का पुलिंदा है, इनको झूठ के बिना और कुछ नहीं बोलना आता। धर्म के ऊपर राजनीति जब फेल हो गई, जाति के ऊपर राजनीति फेल हो गई, अब शिवसेना पर जो है प्रहार करने लग गए। ये भी हम शिवसेना के प्रवक्ता हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अभी मुझे बता रहे थे कि मैं मुंबई में 4-5 दिन अपने किसी निजी कार्य से गया था। इन्होंने भी वहां पर जरूर देखा होगा कि मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी का एक भी होर्डिंग ऐसी नहीं है जहां वंदनीय बाला साहब ठाकरे की फोटो ना लगी हो। आज भी वहां पर प्रधानमंत्री में दम नहीं है कि महाराष्ट्र में अपने दम पर वोट मांगे, नहीं मांग सकते। क्यों नहीं मांग सकते? क्योंकि गद्दारी उनके साथ खड़ी है। बाएं में उनके गद्दार हैं और दाएं में उनके कौन होते हैं? जिनके ऊपर अजीत पवार, जिनके ऊपर ये 70,000 75,000 आरोप लगाते थे। कौन लगाते थे? माननीय प्रधानमंत्री जी लगाते थे। इस समय बौखलाहट है, चार चरणों का खत्म हो चुका है। फोटो अगर लगी है बीजेपी तो वो शिवसेना के हैं, शिवसेना के हैं। प्रधानमंत्री जी के चेहरे से साफ चल रही है। और वो क्या करें? टर्की से तीर वो निकाल चुके हैं। असली शिवसेना कौन है? निशाने पर लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बाला साहब जी का तो रहेगा। बाला साहब जी के साथ पूरे देश के अंदर आदर किया है भारतीय जनता पार्टी ने। ऐसा नहीं है कि अपनी विचारधारा को छोड़ के जिन लोगों के साथ आप लोग जुड़ गए, क्या उसी को राजनीति बोलते हैं? उसको नहीं बोलते। इसका कड़ा जवाब आपको महाराष्ट्र में इस इलेक्शन पे मिलेगा। मैं बीच में नहीं बोला था। नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं मनीष जी, आप गलत बात कर रहे हैं। आज अगर बात करें, पूरे महाराष्ट्र में मोदी की लड़ाई चल रही है। बच्चा मोदी की बाला साहब कर रहा है और बाला साहब की अगर बात कर रहे हैं तो बाला साहब आप बताइए, जिसको आप फर्जी शिवसेना बोल रहे हो, जब बीजेपी की मात्र 2 सीटें हुआ करती थी, हमने साथ लगाया था। कोई देश के अंदर कोई पार्टी आपको दिखाने के लिए अपने साथ तैयार नहीं थी। चलना नहीं चलेगा। आप कौन सी विचारधारा हमें सिखा रहे हो? हम सिखाएंगे आपको विचारधारा। आपने हिंदुत्व का भी ढोंग किया, आप ना हिंदुओं के हुए ना मुसलमानों के हुए, इस देश में किसी के भी नहीं हो। आपको चाहिए सिर्फ सत्ता, सिर्फ कुर्सी। ऐसा भी नहीं है कि आप मुसलमानों के खिलाफ हो, आप हिंदुओं के भी खिलाफ हो। आपने महाराष्ट्र के अंदर जय शिवाजी जय भवानी के नारे पर रोक लगाने की कोशिश की, और उसी शिवाजी महाराणा प्रताप की आप जो है टोपी पहनते हो महाराष्ट्र के अंदर प्रधानमंत्री जी। अरे आप तो टोपी पहनने के लायक नहीं, आपको सबक सिखाएगा। ये महाराष्ट्र से पूरे देश के अंदर जाएगी। आज आपके अंदर पछतावा है, आज आप पछतावे में हो कि किसी हमने उसका सबक आपको पूरे देश में देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा गिल साहब ने सवाल उठाया कि 15% बजट का मिनॉरिटी को देने जा रहे हैं, आपके घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में है। दूसरा, अगर आप जीतते हैं, जीत के आते हैं, तो आप अलग अलग धर्म को अपना कानून बना रहे। एक तरफ भारत कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ जाना है, और दूसरी तरफ आप इस तरह, क्या ये अपीजमेंट नहीं है? क्या इसको ध्रुवीकरण नहीं कहते? क्या इसको तुष्टीकरण नहीं कहते? विनोद जी, पहली तो बात ये कि जैसे रजवाल साहब ने मेरे शब्दों पर आपत्ति जताई, मैंने बड़े सम्मान के साथ ये कहा था कि मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ नज़र आ रहा है। और उसका एक उदाहरण और देता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अब जिलों में जो है वो राजधानियाँ जो है वो बता रहे हैं, तो इससे समझ में आता है ये किस बात की ओर इंगित करता है, किस बात का घोतक है। दूसरी बात, गिल साहब वरिष्ठ
पत्रकार है जी। मेरे भी पुराने जानकार हैं और मैं जानता हूं इनका जी। एक बढ़िया योगदान रहा है पत्रकारिता के क्षेत्र में। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज जब इन्होंने सवाल उठाया तो इन्होंने सिर्फ बात की कांग्रेस के घोषणा पत्र की और ये माइनॉरिटीज वाला इशू उठाया। यद्यपि मुझे तवक्को थी इनसे कि ये बात करते और अप्रिशिएट करते कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में गरीबी से लेकर बेरोजगारी तक और कुपोषण से लेकर भ्रष्टाचार तक जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी गई। रही बात माइनॉरिटीज की तो मैं ये बता दूं कि सुरेंद्र नगर गुजरात में मोदी जी का ये बयान है जिसका ये हवाला दे रहे हैं। मैंने अभी इसे वर्कआउट किया है। तो देखिए कहा क्या गया है और बताया क्या जा रहा है। तिल का ताड़ और राई का पहाड़ कैसे बनाया जाता है कांग्रेस के घोषणा पत्र में। और मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार की उसे अच्छे से दोबारा देख ले मेरे साथी मित्र। उसमें केवल इतना कहा गया है कि जो जहां तक माइनॉरिटीज की डेफिनेशन है उसमें यह जोड़ते हुए कहा गया है कांग्रेस के घोषणा पत्र में कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वो तमाम पिछड़े वर्ग उनको फेयर शेयर जो है वो उनका हासिल हो, किसी के साथ कोई जाति ना हो। दूसरी मैं एक आज बात करना चाहता हूं विनोद जी, 5 मिनट में उसमें माइनॉरिटी का जिक्र नहीं है। माइनॉरिटीज के साथ हाँ, मैंने दोबारा बता दूं जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि माइनॉरिटीज में फेयर शेयर की बात की गई है। इस बात को तूल देने का कोई तुक नहीं है। और एक बात मैं आज बड़े खुले मन से कहना चाहता हूं आपके इस मंच से, बार बार जब हम डिस्कशंस में जाते हैं तो घूम फिर कर बात जो है वो एक ही कम्युनिटी पर आती है। कांग्रेस पर एक ही आरोप बार बार मढ़ा जाता है कि कांग्रेस जो है वो मुसलमानों की जो है तरफदारी करती है। तो भाई साहब ये मुसलमान है कौन, जरा आज इस पर बात कर लेते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मुझे 2 से 3 मिनट दे दें। मैं भी आपसे एक अनुरोध करूंगा कि जब आप शाबानों के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल देते हो, बाटला हाउस एनकाउंटर में आप रोते हो, तो क्यों ना आपकी हर बात को उस वर्ग के साथ जोड़ा जाए। विनोद जी देखिए शाहबानो केस पे मैं अब क्योंकि अगर मैं ज्यादा लंबा हो जाएगा, लिमिटेड समय है, लेकिन मैं ये नजमा हब्दुल्ला से लेकर आरिफ मोहम्मद तक ये वो लोग हैं जिन्होंने उस वक्त राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी पर यह दबाव बनाया। उसमें माखनलाल फोतेदार भी शामिल थे कि आप अगर इस वर्ग विशेष की इस भावना का ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई किसी तरीके का कोई राजनीतिक नुकसान हो सकता है। ये मैं इस मंच से कह रहा हूं। बावजूद उसके माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने इस पर बड़ा गहनता से विचार विमर्श किया और फाइनली अगर कहीं पर कोई त्रुटि काम करते वक्त उस वक्त के हालातों के अनुसार आरिफ मोहम्मद को हमने सुना, उनका कहना है कि मैंने इसलिए इस्तीफा दिया जो सुप्रीम कोर्ट का। देखिए विनोद जी, मुझे मैं बात तभी रख पाऊंगा जब आप मुझे मौका देंगे, आप ही मालिक हैं। तो मैं ये बता रहा हूं कि उसका जो खामियाजा है वो कांग्रेस ने भुगता। लेकिन मैं मुस्लिम पे फिर लौटना चाहूंगा। आखिर क्यों बार बार इस देश का प्रधानमंत्री ये बार बार कहता नजर आ रहे हैं कि भाई ये जो मुस्लिम है, ज्यादा बच्चे वाले लोग हैं, कांग्रेस इनको अपील करेगी। ये मुस्लिम है कौन विनोद जी? ये वही लोग हैं जो दाढ़ी बढ़ाने से डरते हैं, जो सर पे टोपी रखने से पहले 10 बार सोचते हैं, जो अपनी दुकान या मकान का नाम रखने से पहले भी एक बार की सोचते हैं कि कहीं किसी दंगे की चपेट में ना आ जाए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे, रजवाल साहब को भी याद आ जाएगा, कविता पढ़ा करते थे झांसी की रानी की, खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी थी। तो मैं आपको इसके साथ ये जोड़ के बता दूं कि जनाब झांसी की रानी के जो वालिद थे मोरपंत साहब, उनकी बहन के साथ जिसने शादी की थी वो लियाकत अली थे। और ये लियाकत अली वही थे जब अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ने की बारी आई तो सबसे फेमस तोपची खुदा बख्श को लड़ने के लिए भेजा था जनाब, और वो वहां पर शहीद हुए। मैं उन उलेमाओं का जिक्र करना चाहता हूं जिनकी 5 लाख से ज्यादा तादाद है जो इस देश के नाम पर कुर्बान हुए। झांसी की रानी की बात कर रहे हैं, was there Congress at that time? What Congress has done? No. What Congress has done that? What Congress has to do with that? You talk about the current situation. You talk about जगदीप भाई, अभी आप करंट बात करें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं और कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम लोग अपने अपने हिसाब से अपनाइए। ऐसा थोड़ा ही होता है भाई साहब, ऐसा नहीं होता। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ मुसलमान है कौन। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप पूरी जमात खड़ी है आपकी। ये वो लोग हैं, आप उनको खराब करने का प्रयास मत कीजिए। उन लोगों को आप खराब करने का प्रयास कर रहे हैं और बार बार आप क्यों कहते हैं कि उनको कानून बनाने का होगा? ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होता भाई साहब, ऐसा नहीं होता। मेरे को आप सिंपल सा बताइए,
जम्मू कश्मीर में वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज थे, उनको क्यों नहीं दिया आपने? कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं दिया उस टाइम पे? आपने क्यों नहीं दिया? आपने क्यों दिया ना? जम्मू के माइनॉरिटीज को माइनॉरिटी का राइट क्यों नहीं दिया गया? गिल साहब उसको तो दिया क्या? जम्मू दिया क्या? वाल्मीकि को दिया क्या? मेरे को आप क्लियर करें। ना If you would like to speak, please, Mr. Rajwal, I would like to supplicate you very beseechingly. If you would like to say something, please say it on your own turn. But this is not the way. If you are just trying. अगर आप गलत बात करेंगे, झांसी की रानी को कांग्रेस के साथ वो करेंगे तो हाउ मैं रियासत-ए-अली का जिक्र कर रहा हूं। हाउ दैट इज जस्टिफाइड? अरे भाई साहब, उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। आज 2024 में उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? इंडिपेंडेंस के बाद उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री किस तरीके के वाहियात बयान दे रहा है? जवाब दीजिए मुझे इस पर। देखो फिर आप डिस्ट्रिक्ट के अंदर राजधानी दिखाई दे आप रही है। फिर वही लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। तो क्या करूं? फिर वही लैंग्वेज। मैं बड़े सम्मान के साथ वही मैं कहना चाह रहा हूं। दिस शोज द बेसिक रेकॉर्ड ऑफ द कांग्रेस पार्टी। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री को एक चुनौती दी गई है कांग्रेस की तरफ से, रिटायर्ड जजेस ने दी है, सबने दी है, माननीय राहुल गांधी जी ने मान लिया। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, मोदी जी क्यों नहीं आते बहस में? तो वो पहले दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है अमेरिका, जहां पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन बहस करते हैं। एससी वर्ग के जगदीप जी जिसका नाम वहां पे प्रपोज किया वो उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? पहले उससे तो बात कर ले। छोटे से ब्रेक के बाद वापिस लौटता है, छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है और गिल साहब से ही गिल साहब का ही सवाल पूछना चाहूंगा, क्या एक ऐसी पार्टी, ऐसी जमात ये कह सकती है कि बजट का 15% हिस्सा जो है अगर हम सत्ता में आते हैं माइनॉरिटी पर खर्च किया जाएगा? और दूसरा ये कहा जा रहा है कि उनको अपने कानून बनाने का अधिकार दिया जाएगा, यानी ट्रिपल तलाक को आप अपोज करना चाहते हैं अगर सत्ता में आते हैं, क्यों गिल साहब? देखिए, मैंने पहले भी कहा, अर्ज करी आपके कि संविधान जो है हमारा वो सेकुलर संविधान है, उसमें सभी को बराबरी का हक है और सभी को विकास के लिए सभी को उतनी ही अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। उसमें धर्म विशेष, वर्ग विशेष की कोई उसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं की गई है। तो सभी सरकारें जो भी स्कीम्स बनती हैं वो सभी के विकास के लिए बनती हैं और उसका फ़ायदा सभी उठाते हैं। ये मुझे एक स्कीम बता दीजिए, चाहे वो कांग्रेस के प्रवक्ता बताए, मैं राजनीति में बहस में नहीं पढ़ना चाहता, अब किसी भी पार्टी का प्रवक्ता मुझे बता दे कि फलां स्कीम जो थी वो फलाने वर्ग विशेष के लिए थी जी। अब सरकार ने जो भी स्कीमें बनाई हैं वो एक सेकुलर जो संविधान है उसकी मूल भावना से जो चलता है प्रशासन, उसके विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, राष्ट्र के हित में बनाई जाती है। तो उसमें ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं, देखिए आप चुनाव में स्टेज पर, पोडियम पर कुछ भी बोलिए, वो एक इनफॉर्मल वे में आप बोलते हैं, चुनाव में चलता है और लोग भी उस चीज़ का संज्ञान नहीं लेते। जब आप इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे, इंस्टीट्यूशनलाइज यही होता है कि जब आपने बजट में लाया या आप कोई लॉ बनाते हैं, उस लॉ को आप जब उस एक वर्ग विषय से जोड़ के आप बताएंगे तो वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं आप। ये तुष्टिकरण की ही राजनीति है जी। और मैं तो ये कहूँगा, देखिए तुष्टिकरण बना है तुष्ट से, तुष्ट का मतलब है खुश करना जी, और उस तुष्ट से ही संतुष्ट बना है, ठीक है जी। तो आप किसी एक वर्ग विशेष को खुश कर रहे हैं तो इसको तुष्टिकरण नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे जी। रही बात जो सामाजिक मुद्दे हैं, जैसे जगदीप जी ने कहा कि सामाजिक मुद्दों की मैंने बात नहीं की। देखिए सभी पार्टियों के मैनिफेस्टो में सामाजिक जो वर्ग हैं, जो पसमानदा लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनको आगे लाने के लिए वो एक किस्म का अपना दृष्टिकोण, अपना राजनीतिक जो मंशा होती है वो जाहिर की जाती है। तो आप उनको आश्वासन देते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो ये चीज़ें करेंगे, लेकिन मैनिफेस्टो तो एक ही रहता है। मैं सभी राजनीतिक पार्टियों का कहूँगा, जो मैनिफेस्टो आपका 20 साल पहले था वही आज है, उसमें तब्दीली कोई नहीं आती, कोई तब्दीली नहीं आती। आपने 71 में, मैं बीजेपी के उसको यानी कि मैनिफेस्टो पर भी क्वेश्चन उठाऊंगा,
जो मैनिफेस्टो बीजेपी का आज है, ये अगर 2004 में देखते हैं या 2014 में देखते हैं या 19 में देखते हैं, सिमिलर है। हाँ, उसमें कुछ उद्देश्य उन्होंने यानी कि पूर्ण किए हैं, जो उद्देश्य उन्होंने कहे थे, जो वादे किए थे उनको पूरा किया है, उनको अचीव किया है। लेकिन बाय एंड लार्ज वही खड़े हैं। 71 में गरीबी हटाओ 25 किस्म की वादे किए गए थे 71 में कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में, और सबसे बड़ा नारा था गरीबी हटाओ। आप बताइए 71 से कितने साल आपने राज किया? 55 ईयर आपने राज किया है कांग्रेस पार्टी ने। तो आप मुझे बताइए इस मुल्क में गरीबी हटी है? ये चीजें चलती हैं, इसको हम बहस का मुद्दा नहीं बना सकते। आज बहस का मुद्दा था कि क्या किसी वर्ग विशेष के लिए आप प्रोविजन या उनको छूट दे सकते हैं कि आप अपना कानून बनाइए? तो क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति में आता है कि नहीं आता? मैं कहता हूं कि ये जवाब देना चाहूंगा। और मैं माफ करना, मैं एक चीज विनोद जी बड़े सविनय आपसे अनुरोध करूंगा कि जो भी 2-4 मिनट आप मुझे दें, बराए मेहरबानी रजवाल साहब से भी गुजारिश है कि बीच में कूदे मत। मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, मैंने पहले ये इस मुद्दे पर बात की, लेकिन मुझे लग रहा बड़ा खुल के बोलना पड़ेगा। आप कुछ गलत बोलेंगे, ये कंट्रोल करेंगे ना। नहीं, मेरी देखिए, आप मेरे को एक बात बताइए सर, डिबेट कैसे हेल्दी होगी जब आपके एक पार्टिसिपेंट को अपनी बात रखने ही नहीं दी जाएगी? अभी गिल साहब ने 2 मरतबा एक ही बात को जो है बार बार कहा, और आपने भी इसी मुद्दे को दोबारा से वो सवाल उनसे पूछा। अब जरा खुल के बता दूं, नॉर्थ महाराष्ट्र का ये इलाका है जहां पर मोदी जी ने ये कहा। मैं आपसे पूछता हूं गिल साहब, क्या आपने हैव यू सीरियसली had gone through from the manifesto of Congress, and have you read that statement which had given by Mr. Modi? He is saying in a very simple way, when I was the chief minister, I heard about that. आप मुझे बताइए, मतलब झूठ की प्रकाष्ठा है। वो ये कह रहे हैं कि जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो मुझे ऐसा पता चला कि कांग्रेस ऐसी तैयारी में है कि बजट में इसका एलोकेशन होगा। मैं दोबारा बता रहा हूं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में सिर्फ इतना कहा गया है कि एक तरह का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आई एम यूजिंग दीज 2 वर्ड्स। और माफ कीजिएगा, मोदी जी के इस बयान को आप दोबारा से सुने, आपके सामने सारी स्थिति पारे की मानिक स्पष्ट हो जाएगी। वो ये कह रहे हैं और बड़ी सफाई से कि जब मैं चीफ मिनिस्टर था, कब थे वो चीफ मिनिस्टर आप बताइए, तब उनको पता चला था। कहां से पता चला था, किन सोर्सेस से पता चला था? ये तो ठीक वैसे हो गया जैसे अपने आखिरी अभिभाषण में उन्होंने नेहरू जी के एक खत का जिक्र किया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो खत कौन सा है। तो इसलिए पहले तो इस पर मुझे लगता है बात हो जानी चाहिए। और दूसरी बात मैं फिर से कहना चाहता हूं विनोद जी, देखिए आज इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा जो है, लेकिन वो जगदीप जी आपने कहा ना फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बजट। नो, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, दिस इज व्हाट हैड बीन स्टेटेड थ्रू द कांग्रेस in its manifesto. That's what I'm trying to say you. What Modi ji had proclaimed, that had come through an inkling which he is saying when he was the chief minister of Gujarat, तब उनको ऐसा पता चला। बताइए इसमें अब जैसे आपने उस दिन सैम पित्रोदा का जिक्र किया कि मैं जी एक बैठक में बैठा था, राहुल जी ने ऐसा कहा। मेरा कहने का तात्पर्य, आज कहां है सैम पित्रोदा मुझे बताइए जरा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये एक बड़े स्तर की एक साजिश हो रही है इस देश की जनता को दिग्भ्रमित करने की, और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। चलो ठीक है मनीष जी, तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के साथ आप कंधा से कंधा मिलाकर के चल रहे हैं। आप बताइए कितनी मजबूरी है? शिवसेना मजबूरी नहीं है, शिवसेना कभी मजबूरी के आगे झुकी भी नहीं है। हम जो भी कहते हैं ताल ठोक कर हिंदुत्व की बात करती है, सामने बात करते हैं, पीठ के पीछे कभी छुरा नहीं बोलते। देखिए प्रधानमंत्री जी की आज सिचुएशन क्या हो चुकी है, वो मुझे गजनी फिल्म का वो याद आती है कि कुछ कहते हैं, थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं, अगले दिन फिर कुछ और बोल देते हैं। यानी अपने ही बयान वो थाली के बैंगन की तरफ कर रहे हैं, भटक जाते हैं। आज कुछ बोलेंगे, कल को कुछ बोल देते हैं। कभी कहते हैं कि आपके मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। कांग्रेस के प्रवक्ता साफ तौर पर बता रहे हैं कि पत्र में क्यों अब कहते तभी वो प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री की बात करूंगा तो चर्चा तो करेंगे। सुनिए तो सही, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की बातों को ले आते हैं। अब हाल ही के अंदर उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था, कांग्रेस के प्रवक्ता भी बता रहे थे कि जब मैं मुख्यमंत्री था मुझे ऐसा आभास हुआ था कि कांग्रेस ये करने जा रही है। अरे दूसरों का आपको बहुत जल्दी आभास हो जाता है। आपने भी स्नेह यात्रा निकाली थी, उसको भी याद कीजिए। उस समय वो स्नेह यात्रा किसके लिए थी, कौन से धर्म के लिए थी? उसके बाद आपने एक नारा दिया था, ना दूरी है ना खाई है, मोदी आपका भाई है, भाईजान है। वो किसके लिए था?
आपने भी तो लुभाने का प्रयास किया जिसके ऊपर आप आज उंगली उठा रहे हो। अपने गिरेबान में भी झांकिए। देखिए, हमें कोई किसी तरह का मुस्लिमों से वैर नहीं है। बहुत सही बात बताई अभी इन्होंने कि वो भी तो देश के नागरिक हैं। जब देश के नागरिक हैं, अल्पसंख्यक हैं, तो उनके ऊपर भी बात होगी। अभी वरिष्ठ पत्रकार हैं, कह रहे थे कि मोदी जी ने अपने कार्यकाल संकल्प पत्र के पहले सारे वादे यहाँ पूरे कर दिए। क्या जम्मू कश्मीर? सारे नहीं। अच्छा, चलिए, कुछ उन्होंने वादे कहा पूरे कि किए। कुछ मुझे वादे, important वादे किए, आप ज्यादा उसको- वादे पूरे हाँ। कर दिए। शायद उन्होंने घोषणा पत्र में, शायद बीजेपी वालों को दिखता होगा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े करने थे। वो घोषणा पत्र में हमें तो वो कहीं लाइन दिखाई नहीं दी, मगर जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट भाई दिया साहब, गया। आप अपनी जम्मू लाइन कश्मीर तो से नहीं कर राज्य रहे का हैं। दर्जा आप छीन लिया गया। आप कोई अपनी 5 साल पार्टी से की लाइन ज्यादा तो हो नहीं गए। कर रहे हैं। कि पार्टी किसी- ने कि कहा है, किसी- इंडोर्स किया है 5 अगस्त 2019 को। क्या? क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्या 370 में संशोधन हुआ, 35 से रिपील हुआ। कि अरे, धारा ये है ना। 370 के पक्ष में हम बिल्कुल उस पक्ष में नहीं है कि जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े कर दिए जाए। ये तो अखंड भारत की बात करते थे, बलूचिस्तान लाने की बात करते थे, पीओके लाने की बात करते थे। आज भी पाकिस्तान के पास है। कभी हमारे गृह मंत्री जी पीओके के ऊपर बयान दे देते हैं। अब कश्मीर भी आ रहे हैं। सुना है कि कल आज रात को आज कश्मीर शाम पहुंच को रहे आ रहे हैं। हैं। ठीक वो सही है। किस लिए कश्मीर? विनोद जी, कश्मीर में तो ये तो चुनावों विनोद का जी, सीजन है। ये है असली बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। चलिए। कश्मीर में तो कोई उम्मीदवार नहीं है। कश्मीर, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत का अभिन्न अंग है। भारत का बोलिए अभिन्न ना, अंग है, आपको- सबको आपको कश्मीर भी आने राइट का है। अधिकार है। देखिए, आपको मगर भी चुनाव राइट है। प्रचार बोलिए। कीजिए। अच्छा, दूसरी विनय तरफ जी, चुनाव बहुत हो प्रचार गया, में बहुत हो आपकी गया। हवा निकल अब रही सुन लीजिए है। सुन लीजिए चलिए, विनय जी, सुनाइए, सुन आप लीजिए सुनाइए। सुन लीजिए। विनोद जी, जिस तरह से भाई मनीष जी यहाँ पे बोल रहे हैं ना, ऊपर वाले की कसम, ऊपर से बाला साहब अगर सुन रहे हो या अटल देख रहे होंगे बिहारी ना, वाजपेयी जी को तो भी याद कर रोना आ रहा लीजिए। होगा। उन्होंने भी कहा था, वो रो बाला रहे होंगे, साहब मुझे जी लगता है कि जो चिमटे से भी कार्यकर्ता कोई हैं, सरकार नहीं उनके पकड़ूंगा जो लोग जिसमें हैं, बहुमत आज नहीं होगा वो पार्टी का। उनकी विचारधारा कोई खत्म उनको करके छोड़िए, स्वर्गीय ये को। उन लोगों के जीते साथ हाथ प्रधानमंत्री मिला जी का के याद जो कर लीजिए कि नीतीश 370 के लिए का सारे विरोध दरवाजे करते बंद थे। हैं। ये आज उनकी रेड बात कार्पेट करते हैं। वेलकम किया अगर गया। अगर आप लोग बात बात करें अमित शाह जी क्या कि ये कहते थे यूनिफॉर्म कि सिर्फ कभी उनकी नीतीश बात हमारी करें, पार्टी के आज अंदर ये नहीं उनके आएगा। साथ हो गए। नीतीश कुमार कितने आपके साथ अफसोस आज की भी बात हैं। है। पीओ That के was the लाने only की बात reason करते थे। भारतीय जनता पीओ के पार्टी आज ने जो है उन लोगों के साथ पाकिस्तान के वहाँ पास पे है। alliance नहीं जम्मू किया कश्मीर को और अमन बहाली की बात बुरी करते थे। हालत कर दी। जम्मू कश्मीर जिस में आदमी को आतंकवाद सर अपने- चढ़कर बोल रहा है। अपने बाप की लक्षित नहीं हत्याएं कर रही, लगातार हो रही हैं। अपने कश्मीर जिस संभाग में पार्टी संतान ने- आतंकवाद जिस और पार्टी जम्मू ने संभाग में अपने बाला तौर साहब पर का साथ लिए चुका है। कुछ सुना, उधमपुर में बाला आतंकवादी साहब घटनाएं की हो बात रही है। करें, अरे तो बाला किस मुंह से साहब- आप लोग कश्मीर क्या जा रहे करेंगे हो? वहाँ पे? 400 का आप दावा कुछ नहीं। करते हो, मगर आपके पास उम्मीदवार नहीं है कश्मीर में अपने उम्मीदवार खड़े करने के लिए। आप दावा करते हो कि जम्मू को सब कुछ दिया। आपके जम्मू कहाँ से पे है? आपने परिसीमन शिवसेना के कहाँ पे है? 2 आप डिस्ट्रिक्ट लोग कश्मीर को exist ही दे नहीं दिए। करते। आज महाराष्ट्र जोड़ी के कुछ अलावा है। आप लोग आज exist जोड़ी ही नहीं कुछ करते। अनंतनाग सिंह महाराष्ट्र का में हिस्सा भी है। एक कहाँ pocket आएंगे में जम्मू के लोग? एक और आप सिमट रह हमारे चुके हो। डिस्ट्रिक्ट आपने परिसीमन में कम कर दिए, कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट बढ़ा दिए। अरे भाई साहब, अनंतनाग सीट आप को तो- आपने 2 आप तो डिस्ट्रिक्ट दिए। कहीं पे stand ही आप नहीं मुझे करते। खाली इतना आप लोग बता तो कहीं पे दीजिए, stand ही नहीं करते। आप कश्मीर आप में आपका भी यही regional हाल होने party वाला है। है। हाँ, यही पूरी हाल दुनिया था को पता है। 2004 से पहले और आने वाले समय में यही हाल होगा। आप फिर दोबारा मातोश्री के दरवाजे खटखटाएंगे। मगर आपको मातोश्री के दरवाजे नहीं खुलेंगे। अब मातोश्री के दरवाजे आपके लिए नहीं खुलेंगे। कि धर्म में, राजनीति में धर्म का कितना रोल होता है और क्या ये रोल कंफाइंड देखिए, होना चाहिए, इस पर चर्चा जरूरी है मुझे लगता है। धर्म, राजनीति में धर्म हमेशा हस्तक्षेप करता रहा है। जी, शुरू ये से। नई बात नहीं है। और एक बात मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि जो माइनॉरिटी होती है उसकी राजनीति में धर्म ज़रूर होता है। उसकी भी एक वजह है। माइनॉरिटी को किसी भी जगह पर, मैं बड़ी बात यानी कि बड़े कैनवस पर बात कर जी। रहा हूँ, इसको छोटे लेवल की मैं बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए किसी मुल्क में 10 या 50 या 100 लोग हैं, वो माइनॉरिटी हैं, मेजॉरिटी में वो कहीं इकट्ठे होते हैं। वो कुदरती बात है, उनका रिलीजियस प्लेस होता है जी। वो मस्जिद होगी, क्रिश्चियन का गिरजाघर होगा, सिख का गुरुद्वारा होगा। जी, जी। और जहाँ बाहर कहीं विदेश में वहाँ हिंदू होंगे तो हिंदू मंदिर में इकट्ठे होंगे। तो कुदरती बात है कि अपने वजूद के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपनी बहबूदी के लिए उसमें विचार सामाजिक तौर पर, पहले सामाजिक तौर पर विचार विमर्श होता है। वहीं पर क्योंकि राजनीति तो संरक्षण देती है ना, जी। तो राजनीति में उनका अपना रोल प्ले करने के लिए, अपनी कंट्रीब्यूशन के लिए
दे गेट यूनाइटेड। तो इसलिए राजनीति हमेशा, हाँ, लेकिन ये भारतीय संदर्भ में मुझे नहीं लगता है कि ये सही है, क्योंकि भारतीय संदर्भ में माइनॉरिटी, जिस माइनॉरिटी को अगर हम मुस्लिम्स को ही कहें, मैं उनको माइनॉरिटी की बजाय उनको सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी कहता हूं, क्योंकि उनकी जो पॉपुलेशन है, बहुत से इस्लामिक कंट्री जो हैं, अगर आपके 60 हैं, 60 में से 30 से ज्यादा कंट्रीज की अगर पॉपुलेशन मिला दी जाए तो उससे ज्यादा पॉपुलेशन जो मुस्लिम्स की है इंडिया में। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये माइनॉरिटी कार्ड नहीं प्ले होना चाहिए। वो माइनॉरिटी हैं, अच्छी बात है, वो अपना काम करें, उनको पूरी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वो इस देश के नागरिक हैं। और मैं नहीं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं उस पर भी बताइए ना जरा। मैं जरूर कहूंगा जी, मैं जरूर कहूंगा, कोई भी प्रधानमंत्री, मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है। अगर मोदी जी ने ये बात कही, अगर ये मोदी जी ने बात कही तो मैं उसका सपोर्टर नहीं हूं, मैं इस चीज को निंदा करता हूं, पहली बात। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूंगा कि मनमोहन सिंह जी ये अगर कहेंगे कि जी मुल्क के संसाधनों पर पहला राइट, मुस्लिम्स का पहला राइट है, ब्रेक के बाद मैं नहीं करता, दोनों को कह रहा हूं, मैं दोनों को, कोई भी प्रधानमंत्री अगर किसी पक्ष में बात करता है वो गलत है। छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है और आपको बताते चले कि किस तरीके से अब ये बात उठी है कि 2006 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्षमा कीजिए, 2006 में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो स्टेटमेंट दिया था कि भारत के सभी संसाधनों पर पहला राइट माइनॉरिटीज का है, ये गिल साहब ने कहा है। क्या जवाब देंगे आप जगदीप जी? देखिए, आज का ये सारा डिबेट जो है एक ही विषय विशेष पर सीमित होता दिखाई दे रहा है। मैं बड़े अफसोस के साथ एक मरतबा फिर गिल साहब के दिए गए वक्तव्य को संशोधित करना चाहूँगा। उन्होंने ये कहा, मनमोहन सिंह जी का हवाला देते हुए एक तरह से उन्होंने संतुलन बनाने की कोशिश की। और माफ़ कीजिएगा, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, पर पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भाजपा के एक नहीं बल्कि 2 प्रवक्ताओं से आमने सामने हूँ। पर एनी हाउ, उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात रखी उसमें उन्होंने ये कहा कि ठीक है, वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बयान की निंदा तो करते हैं, लेकिन साथ में एक पुछल्ला जोड़ा कि जी मनमोहन सिंह जी ने भी यही कहा था। हालांकि सच्चाई ये है कि मनमोहन सिंह जी का बयान निकाल कर देख लीजिए, मैं चुनौती दे रहा हूं आपको इस मंच से। उस बयान में उन्होंने 2 टूक शब्दों में ये कहा था कि इस देश के पिछड़े वर्ग को, दलित वर्ग को और आदिवासी वर्ग को, वो वर्ग जो पिछड़ा हुआ है, जो जिसकी पहुंच उन संसाधनों तक नहीं है, शब्द नहीं था। मैं बताता हूं ना सर, माइनॉरिटीज का मतलब यहाँ पे क्या है उसको भी हम थोड़ा सा आज स्पष्ट कर दें। पहले मैं मनमोहन सिंह जी का बयान साफ कर दूं, क्योंकि इस पर पहले भी सियासत भाजपा कर चुकी है और बकौल मोदी जी ये सियासत हो चुकी है। चलिए, अब दूसरी बात आती है माइनॉरिटीज की। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, जिस देश में आवेदन करते समय किसी भी फॉर्म के ऊपर आपसे आपका धर्म, मजहब और जाति पूछी जाती है, क्यों पूछी जाती है, उसकी कुछ वजह है। आपको मैं राहुल गांधी साहब का वो बयान याद दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने ये बड़े साफ साफ शब्दों में बताया था कि इस देश की जो आला दर्जे की ब्यूरोक्रेसी है, वहां पर आपको एक ही समुदाय विशेष या 2 समुदाय विशेष के लोग मिलेंगे, लेकिन जो पिछड़े लोग हैं, वो लोग जिनको कभी बाबा साहब ने एक तरह से नए प्राण फूंकने की कोशिश की थी, वो लोग जिनको कभी बाबा साहब, बाबा भीमराव अंबेडकर ने इस देश का संविधान लिखते वक्त वो हक हकूक दिए थे। मुझे बात करने दीजिएगा, ये ऐसा है। आपको एससी और एसटी वर्ग के लोग जो हैं वो टॉप क्लास की ब्यूरोक्रेसी में कंपैरेटिवली आप देख लीजिए 3 से 4% है। तो सवाल ये है, अगर जनगणना की बात की जाती है तो उसमें किसी तरह के धर्म की बात नहीं है। सुनिए, जनगणना का मतलब क्या है? जनगणना में 2 चीजें देखी जाती हैं। एक, व्यक्ति विशेष की आर्थिक परिस्थितियां कैसी है। दूसरा, अगर वो किसी ऐसे समाज से आया, उसमें आप बॉर्डर बेल्ट भी जोड़िए, उसमें आप जोड़िए कि उसकी भौगोलिक परिस्थितियां कैसी हैं जहां वो रहता है, उसकी सामाजिक परिस्थितियां, सांस्कृतिक परिस्थितियां कैसी हैं, ये जुड़ेगा। अन्यथा आप जस्टिफिकेशन नहीं दे पाएंगे। आपके लिए मैं विनोद जी एक और चीज यहां बता दूं, EWS
करके इन्होंने एक पैमाना अभी पिछले दिनों निकाला था, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। क्या मतलब था उसका? आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए लोग, उसमें ब्राह्मण भी आएंगे, उसमें स्वर्ण भी आएंगे, उसमें दलित भी आएंगे। सवाल यहां पर सिर्फ इतना है, कांग्रेस का सिर्फ इतना कहना है कि इस देश के जो लोग प्रगति, मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए फिर आप बोलिएगा, जो अभी उन्नत नहीं हो पाए आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, समय का एक उदाहरण के साथ आखिरी बात करूंगा। मान लीजिए एक दलित आईएएस ऑफिसर बन जाता है, तो अब उसके अगले परिवार को आरक्षण की जरूरत है या नहीं, इस पर विचार होना चाहिए। लेकिन एक स्वर्ण वर्ग का व्यक्ति जो कहीं बॉर्डर पर रहता है या कोई ऐसे इलाके में रहता है जहां मुझे उसके पास लगता है शैक्षणिक संस्थान नहीं है, समय का तो मैं ये सारा रजवाल मामला साहब से, है। रजवाल साहब ये क्या ये 2014 के बाद से ही ऐसा हुआ है? विनोद जी, इनको मैं बताना चाहता हूँ कि इनको इनका ड्यूल कैरेक्टर देखिए कि मिनॉरिटी की डेफिनेशन, परिभाषा ये कैसे बदल देते हैं। अगर जम्मू कश्मीर के संदर्भ से अगर हम लोग बात करें तो जो मेजॉरिटी में है उनको मिनॉरिटी मानते हैं, जो मिनॉरिटी में उधर हमारे हिंदू कश्मीरी पंडित थे वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं। इनकी परिभाषा ही बदली है। दिस इज व्हाट कांग्रेस हैज डन फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स। अब अगर उसकी बात करें तो व्हाट द पीपल हैव डन फॉर दैट, मिनॉरिटीज की 15%, और वी हैव डन एवरीथिंग माय डियर, वी हैव डन एवरीथिंग एंड वी स्टिल वी आर डूइंग। अभी मेरे को बताइए, इन लोगों ने, कांग्रेस पार्टी सेंटर में भी थी, स्टेट में भी थी, व्हाट दे हैव डन फॉर द मिनॉरिटीज, व्हाट दे हैव डन फॉर द पीपल जो वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज थे इतने साल तक। नहीं, मैं क्यों ना कहूं भैया, वाल्मीकि के ऊपर क्यों ना है। मिनॉरिटी की अगर डेफिनेशन है देन ये जो इनको सूट करती है, इन्होंने उसी तरह से इसको तोड़ के अपने हिसाब से इसको करने का प्रयास किया। और यहां पे मैं एक चीज बता दूं विनोद जी, इनकी कोई भी चाल चलने वाली नहीं है। 4 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेगी और माननीय मोदी जी आने वाले 4 जून को निराश हो रहा है भारी मतों से 400 एनडीए का टारगेट है उसको पूरा करेंगे। इसी टेबल के ऊपर हम लोग बहस करेंगे, इसी टेबल के ऊपर 4 जून बहस करेंगे, दोबारा बहस करेंगे। गिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, रजवाल साहब आपका भी, जगदीप जी आपका भी, मनीष जी आपका भी। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।